हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज एक धमाकेदार मूवी लेकर फिर हाजिर हुआ हूं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही धमाकेदार मूवी देखने के लिए। कहानी शुरू करते हैं तो पहले सीजन 3 की थोड़ी बात कर लेते हैं ताकि सीजन 4 समझने में दिक्कत ना हो। तो सीजन 3 के एंड में सचिव जी को गुस्सा आ गया था, इसलिए उन्होंने भूषण को चाटा मार दिया, जिसके बाद वहाँ विधायक और उसके आदमियों से सचिव जी की लड़ाई हो गई और ये मामला थाना पहुँच गया था। वहीं प्रधान जी पर किसी ने गोली चलवाई थी। अब आइए जानते हैं उसके बाद क्या हुआ। अब एपिसोड 1 की शुरुआत में हम सचिव जी और उसके मौसी के लड़के को साथ में देखते हैं जो सचिव जी से मिलने आया था। यहाँ इनकी बातों से हमें पता चलता है कि इन्हें जेल से छोड़ दिया गया है, पर उस भूषण ने एक केस कर दिया कि सचिव जी ने उस पर हाथ उठाया है। इसी कारण सचिव जी टेंशन में होते हैं कि अब इस केस से उनका करियर खराब न हो जाए, क्योंकि उन्हें MBA करनी है और अगर वो जेल गए तो दिक्कत हो सकती है। हालांकि सचिव जी ने अपना एग्जाम दे दिया है और अब बस रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। तब यहाँ सचिव जी को उनका कजन थोड़ा मोटिवेट करके वहाँ से अपने घर चला जाता है। इधर हम प्रधान जी को देखते हैं जिनके हाथ में गोली लगी थी, इसलिए वो ज्यादातर घर पर ही रहते थे और उनका ख्याल रिंकी और मंजू देवी रखती हैं। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चला कि प्रधान जी पर आखिर गोली किसने चलवाई थी। फिर रात में जब सचिव जी सोने की कोशिश करते हैं तो उन्हें ये सोच कर नींद नहीं आती कि कहीं भूषण के केस के कारण उन्हें जेल न जाना पड़े। तब वो सीधा प्रहलाद को फोन करके शराब के बारे में पूछते हैं कि थोड़ी पड़ी हो तो लाओ मन हल्का कर लूं। तब प्रहलाद उन्हें सीधा अपने घर बुला लेता है और ये दोनों जाम लगाने लगते हैं। वहीं हम विकास और उसकी पत्नी खुशबू को देखते हैं जो ये डिस्कस कर रहे थे कि उन्हें जो प्रहलाद ने पैसे दिए हैं वो उसका क्या करें। असल में प्रहलाद को उनके बेटे के शहीद होने के कारण सरकार ने कुछ पैसे दिए थे जो कि प्रहलाद ने विकास को दे दिए। तब यहाँ खुशबू कहती है कि वो 40 लाख हैं तो हम अच्छी सी जमीन ले लेते हैं और बाकी जो पैसा बचेगा उसका सोना ले लेंगे। तभी इन्हें आवाज आती है किसी के जोर जोर से चिल्लाने की और पता चलता है कि ये तो सचिव जी हैं जिसे दारू चढ़ गई है और प्रहलाद से वो कह रहे हैं कि आज मैं उस भूषण को छोड़ूंगा नहीं, आज उसे अच्छे से पीटूंगा, उसके कारण मेरे ऊपर केस हुआ है। उसी समय वहाँ विकास भी आ जाता है और वो सचिव जी को समझाने लगता है, लेकिन सचिव जी तो मानने को तैयार ही नहीं थे। तब विकास कहता है कि अब भूषण को मारोगे तो बिना केस के जेल जाना होगा और ना जाने कितनी और धाराएं लग जाएं। ये सुनकर सचिव जी शांत हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि चलो ऐसा करता हूँ, उस भूषण से माफी मांग लेता हूँ, शायद वो शांति से केस वापस ले लेगा। ये सुनकर ये लोग सीधा भूषण के घर के बाहर पहुँच जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इतनी रात को ये लोग भूषण को बुलाएंगे कैसे। अब ये दरवाजा खटखटाने ही वाले थे कि सचिव जी गेट ताप कर जाने लगते हैं, लेकिन जल्दबाजी में वो एक गमला तोड़ देते हैं जिसकी आवाज से क्रांति देवी और भूषण दोनों चोर चोर चिल्लाते हुए बाहर आते हैं। फिर यहाँ सचिव जी भूषण से बड़े प्यार से माफी मांगते हैं और भूषण भी सोच में पड़ जाता है कि अब क्या करूं। फिर काफी सोचने के बाद भूषण कहता है कि प्रधान जी ने हम पर केस किया है कि मैंने उन पर गोली चलवाई है, अगर प्रधान जी मेरे ऊपर से केस वापस ले लेंगे तो मैं भी अपना केस वापस ले लूंगा। जो सुनकर सचिव जी टेंशन में आ जाते हैं कि मैं प्रधान जी से इस बारे में बात कैसे करूंगा। खैर अब अगले दिन प्रहलाद और विकास सचिव जी की तरफ से प्रधान जी से केस वापस लेने के लिए कहते हैं तो प्रधान जी भी मान जाते हैं कि हम केस वापस ले लेंगे, लेकिन सचिव जी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वहीं हम देख पाते हैं कि रिंकी और सचिव जी की लव स्टोरी भी अच्छी चल रही है। इधर विधायक एक आदमी को पीट रहा होता है कि बताओ किसने उस प्रधान पर गोली चलाई और उसने मेरा नाम फंसा दिया है। यानी प्रधान ने गोली नहीं चलवाई थी और उसे भी अपना नाम क्लियर करवाना था, क्योंकि प्रधान ने भूषण के साथ साथ उस पर भी केस कर दिया था। तभी वहाँ भूषण विधायक को आकर बताता है कि वो प्रधान जी मेरे ऊपर से केस वापस लेने वाले हैं। इस पर विधायक कहता है कि उससे कहो कि हमारे ऊपर से भी केस वापस ले ले, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। जो सुनकर भूषण सोच में पड़ जाता है कि ये बात मैं प्रधान से कैसे करूंगा। इसके बाद ये लोग सीधा थाने पहुंचते हैं और वहाँ भूषण आता ही कहता है कि मेरी एक और शर्त है, आपको विधायक से भी अपना केस वापस लेना होगा। जो सुनकर मंजू देवी इसके लिए भी मान जाती है और जैसे वो लोग पुलिस वाले से अपना केस वापस लेने की बात करते हैं तो पुलिस वाला कहता है कि अगर आपने केस वापस ले लिया तो अब सवाल यह है कि आप पर गोली चलवाई किसने थी, क्योंकि अब चुनाव का टाइम है तो लोगों को यही लगेगा ना कि प्रधान जी ने खुद पर गोली चलवाई थी वोट पाने के लिए। ये सुनकर सब टेंशन में आ जाते हैं। फिर ये लोग बाहर आकर डिस्कस करने लगते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तब सचिव जी प्रधान जी से कहते हैं कि आप केस वापस मत लीजिए, जैसा चल रहा है चलने देते हैं, मेरे ऊपर लगा केस मैं खुद हैंडल कर लूंगा, वरना लोग आप पर सवाल उठाएंगे कि गोली आपने खुद ही चलवाई थी। तभी वहाँ विनोद आता है जो बताता है कि भूषण भाई की एक और शर्त है कि आपको उस विधायक का
घोड़ा उसे वापस करना होगा। जो सुनकर इन लोगों को गुस्सा आ जाता है कि ये लोग शर्त बढ़ाते जा रहे हैं और फिर थोड़ा सोचकर ये लोग बिना केस वापस लिए ही चले जाते हैं। अब जैसे ये बात पुलिस वाले को पता चलती है तो वो भूषण को गरियाने लगता है कि जब अच्छा खासा केस हट रहा था तो ये शर्तें बढ़ाने के लिए किसने कहा था। जो सुनकर भूषण भी उदास हो जाता है। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में सचिव जी प्रहलाद और विकास के साथ सरकारी स्कूल में आते हैं टॉयलेट देखने के लिए। असल में अब चुनाव आ गए थे तो ये लोग प्रचार यहीं से शुरू करने वाले थे सफाई करके, जिससे मंजू देवी को लोगों से ज्यादा वोट मिले। पर जैसे ही मास्टर जी उन्हें टॉयलेट दिखाते हैं तो उसका हाल देखकर तो सचिव जी उल्टी कर देते हैं और ये लोग डिसाइड करते हैं कि टॉयलेट की जगह कुछ और एरिया देखते हैं जहां सफाई की जा सकती है, क्योंकि टॉयलेट का हाल तो बहुत ही बुरा था। इसके बाद ये लोग हर जगह देखने लगते हैं ताकि सबसे गंदी जगह की सफाई करके प्रधान जी हीरो बन जाए। वहीं भूषण माधव और विनोद को भी यही कह रहा था कि इस बार प्रधान बनने के लिए हमें दिमाग से काम लेना होगा, क्योंकि वो अपनी पत्नी क्रांति देवी को चुनाव में खड़ा करने वाला था। फिर जब सचिव जी टंके के पास की जगह सफाई करने के लिए फाइनल कर देते हैं तो ये बात प्रधान जी को भी बता देते हैं कि कल आपको सफाई करने यहाँ आना होगा। इसी बारे में रिंकी भी सोशल मीडिया पर डाल देती है ताकि फुलेरा गांव के सारे लोग सफाई के दौरान वहाँ मौजूद हों और इससे प्रधान की छवि और भी अच्छी हो जाए। लेकिन अगली सुबह सब उल्टा हो जाता है और सचिव जी देखते हैं कि टंकी के पास वाली जगह की सफाई तो भूषण और उसके लोग कर रहे हैं, जिन्होंने रिंकी की पोस्ट पढ़ के उसका फायदा उठा लिया। और ये बात जानकर तो प्रधान जी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। अब वो सोचने लगते हैं कि हम करें क्या, क्योंकि ये भूषण तो चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। तभी मंजू देवी पूछती है कि ये बताओ सबसे गंदी जगह कौन सी है पूरे गांव में। तो सचिव जी बता देते हैं कि स्कूल की टॉयलेट सबसे गंदी है। ये सुनकर मंजू देवी उसी को साफ करने के लिए चल देती हैं और यहाँ भूषण ने माधव को इन पर नजर रखने के लिए भेज रखा था। फिर जब मंजू देवी अपने ग्रुप के साथ सफाई करने के लिए जा रही होती है तो भूषण रास्ते में कहता है कि आप जहाँ भी सफाई करने जा रही हैं हमें भी साथ ले लीजिए, इससे ज्यादा सफाई हम लोग मिलकर कर पाएंगे। अब यह सारे ही लोग देख रहे थे, इसलिए मंजू देवी उन्हें भी साथ चलने को कह देती हैं। फिर ये लोग चलते चलते स्कूल पहुंच जाते हैं और मंजू देवी चाह रही थी कि टॉयलेट वही साफ करे ताकि लोग उनकी बढ़ाई कर सके। तब यहाँ क्रांति देवी और मंजू देवी के बीच में झगड़ा होने लगता है, जिसमें भूषण का ग्रुप और प्रधान जी का ग्रुप आमने सामने था और अब टॉयलेट साफ करने को लेकर लड़ाई हो रही थी। तभी यहाँ गुस्से में मंजू देवी कहती है कि इस भूषण ने मेरे पति पर गोली चलवाई है, इससे ज्यादा कोई कैसे गिर सकता है। जो सुनकर क्रांति देवी बहस करने लगती है कि मेरे पति ने कोई गोली नहीं चलवाई। और अब पूरे गांव के सामने बेइज्जत होने के बाद क्रांति देवी भूषण, विनोद और माधव को साथ लेकर वहां से जाने लगती है और गांव वाले भी गोली चलने के बारे में बात कर रहे थे। फिर थोड़ा आगे चलकर भूषण को एक आइडिया आता है तो वो माधव और विनोद से कहता है कि मैं एक चाल चलने वाला हूँ, इसलिए जो भी यहाँ होगा वो किसी से बताना मत। ये कहकर वो अपना माथा फोड़ लेता है। वहीं यहाँ मंजू देवी ने जैसे तैसे करके टॉयलेट साफ कर दिया था, जिसे देखकर गाँव वाले उसके लिए तालियां बजाते हैं। तभी वहाँ पर क्रांति देवी भूषण को लेकर आती है, जिसके सर से खून बह रहा था और वो बताते कि आपके इल्जाम लगाने से गांव वाले हम पर भड़क रहे हैं और किसी ने पत्थर मारकर इनका सर फोड़ दिया। एक तरह से क्रांति देवी सिंपैथी चाह रही थी। फिर क्रांति देवी कहती है कि अब आप चाहे कितने भी पत्थर चलवा लो, लेकिन इस बार चुनाव में पूरा हिसाब होगा और जो आपका साथ दे रहे हैं ना, मैं उन्हें छोड़ने नहीं वाली। एक तरह से यहाँ क्रांति देवी सचिव जी को देखकर ये सब कह रही थी। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में प्रधान जी अपने लोगों से कह रहे थे कि पता करो इस भूषण को जाते समय पत्थर किसने मारा। फिर वह विकास आकर मिठाई खिलाता है और बताता है कि हमने शहर के पास एक जमीन ले ली है, जो सुनकर सब काफी खुश होते हैं। तभी ये लोग देखते हैं कि विनोद और माधव आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि क्रांति देवी के प्रधान बनने के बाद इनमें से कोई एक उप प्रधान बनेगा। इसी बात को लेकर इनकी बहस हो रही थी। तभी वह प्रधान जी इन दोनों को बुलाते हैं कि आओ प्रसाद ले लो, विकास ने पूजा कराई है। जिस पर विनोद तो प्रसाद का नाम सुनकर आ जाता है, लेकिन माधव साफ मना कर देता है, क्योंकि वो तो भूषण का खास आदमी था। यहाँ तक कि जब विनोद लड्डू खा रहा होता है तो वो उसे भी खूब सुनाता है कि भूषण भाई को धोखा देकर तूने अच्छा नहीं किया, लेकिन विनोद तो अपने में ही मगन था। इसके बाद ये बात माधव भूषण को बताता है कि इसने प्रधान जी का लड्डू खाया है। तब भूषण भी विनोद को काफी सुनाता है। ये सब सुनकर विनोद कहता है कि अभी उस प्रधान को उसका लड्डू वापस करके आता हूँ। तब वो ये सोचकर निकलता है कि एक लड्डू खरीद कर वापस कर दूंगा, लेकिन रास्ते में उसे खुशबू मिल जाती है, जो जमीन लेने की खुशी में अपनी साइड लड्डू बांट रही थी। तब विनोद उसी से लड्डू मांग लेता है और पूछता है कि किस बात की पूजा थी तुम्हारे घर पर। तब खुशबू बताते कि हमने शहर के पास जमीन ली है। हालांकि फिर विनोद लड्डू लेकर यहाँ से चला जाता है। फिर वो सीधा पंचायत ऑफिस आता है और विकास को वो लड्डू वापस करने लगता है कि तुम ये लड्डू ले लो बस, लेकिन विकास और सचिव जी साफ मना कर देते हैं। इसलिए विनोद तो वो लड्डू वहीं रख कर जाने लगता है। तब सचिव जी समझ जाते हैं कि भूषण ने कुछ कहा होगा, इसलिए वो जानबूझकर बात उठाते हैं कि लोग इंसान को गुलाम बना देते हैं, है ना। इसी तरह विकास
भी विनोद को उकसाने लगता है, जो सुनकर विनोद बता देता है कि भूषण ने लड्डू खाने पर उसे कितना सुनाया। तब सचिव जी कहते हैं कि तुम कोई गुलाम थोड़े हो जो उसकी हर बात मानोगे। इसी तरह से वो विनोद को खूब भड़का देते हैं और विनोद भी ताव में आकर वो लड्डू खा लेता है। फिर सचिव जी कहते हैं कि तुम प्रधान जी के दुश्मन थोड़े हो, वो तो तुम्हें घर बुलाकर खाना खिलाने की बात कर रहे थे, आना चाहो तो आ सकते हो। तब विनोद मान जाता है, साथ ही वो कहता है कि मैं फिर भी भूषण भाई से गद्दारी नहीं कर सकता, लेकिन मैं प्रधान जी के घर जरूर आऊंगा। ये सुनकर ही सचिव जी और विकास खुश हो जाते हैं कि एक बार ये खाने पर आ जाए तो सही मौके पर इसे हम अपनी साइड कर लेंगे। अब रात को प्रधान जी के घर पर मंजू देवी पूरी सब्जी बनाती है और विनोद के आते ही ये लोग उसका आदर सत्कार करने लगते हैं। लेकिन यहाँ कोई भी विनोद से भूषण के बारे में बात नहीं कर पाता, क्योंकि वो तो खाने में बिजी था। तब पूरी देने के बहाने मंजू देवी विनोद को कहती है कि तुम हमारी साइड होते तो रोज ऐसा खाना खिलाती मैं तुम्हें, जो सुनकर विनोद शांत हो जाता है। फिर इसी तरह से ये लोग बात घुमाते हैं और ये सब सुनने के बाद विनोद सीधा भूषण को कॉल करके कहता है कि मैं इस समय प्रधान जी के घर पर खाना खाने आया हूँ, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ विनोद इन लोगों को दिखाना चाह रहा था कि वो भूषण का गुलाम नहीं है, लेकिन भूषण तो ये सुनते ही फोन काट देता है, जो बात विनोद को अच्छी नहीं लगती। फिर सचिव जी कहने लगते हैं कि इससे ज्यादा इज्जत तो हमारे प्रधान जी आपकी करते हैं, आपका इनके साथ रहने में ज्यादा फायदा है। लेकिन विनोद कहता है कि मैं भले ही गरीब हूँ लेकिन गद्दार नहीं हूँ। अब भूषण चाहे जैसा भी हो, मैंने उसे सपोर्ट किया था तो आगे भी करूँगा। ये सब कहकर विनोद वहाँ से जाने लगता है। तब सचिव जी कहते हैं कि उसी भूषण ने प्रधान जी पर गोली चलवाई थी, लेकिन विनोद साफ मना कर देता है, बल्कि वो तो उल्टा कह देता है कि शायद प्रधान जी ने खुद पर गोली चलवाई है, क्योंकि उनके हाथ पर गोली लगी है और सामने वाला चाहता तो उन्हें जान से भी मार सकता था, लेकिन उन्होंने मारा नहीं। यही सब कहकर विनोद वहाँ से चला जाता है और अब सचिव जी भी प्रधान जी को देखने लगते हैं कि कहीं आपने सच में खुद पर गोली तो नहीं चलवाई। लेकिन प्रधान जी रिंकी की कसम खाकर कहते हैं कि मैंने खुद पर कोई गोली नहीं चलाई। खैर फिर अगले दिन विनोद से आकर माधव और भूषण मिलते हैं और ये लोग विनोद की तारीफ करते हैं, क्योंकि विनोद इन्होंने धोखा नहीं दिया प्रधान जी की साइड जाकर। साथ ही विनोद बातों बातों में इन्हें बताता है कि विकास की जमीन की खुशी में वो लड्डू बांटे गए थे, जो सुनकर भूषण सोच में पड़ जाता है कि उसके पास इतना पैसा आया कहाँ से, जो उसने शहर के पास जमीन ले ली। यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में भूषण माधव और विनोद के साथ सीधा विधायक से मिलने आता है, जहाँ विधायक किसी को पीट रहा था ताकि वो सच उगलवा सके कि प्रधान पर गोली किसने चलवाई। खैर फिर भूषण विधायक से बताता है कि एक खबर पता चली है कि उस शहर सचिव विकास ने शहर के पास जमीन ली है। समझ नहीं आ रहा कि उसके पास इतना पैसा आया कहाँ से, जरूर इसमें उस प्रधान की चाल होगी। जो सुनकर विधायक कुछ सोचने लगता है और कहता है कि मैं कुछ करता हूँ। तभी माधव कहता है कि जो भी करना नॉमिनेशन से पहले करना, थोड़ा प्रधान की खिल्ली उड़ेगी तो गाँव वालों के सामने मजा आएगा। ये सुनकर विधायक कहता है कि माधव तू दिमाग तो अच्छा चलाता है, जब भूषण की बीवी प्रधान बनेगी तो प्रधान तुझे ही बनाया जाएगा। ये सुनकर विनोद को अच्छा नहीं लगता। खैर इधर हम प्रहलाद, विकास और सचिव जी को बातें करते हुए देखते हैं कि वो नॉमिनेशन के लिए कैसे जाएंगे। तब प्रहलाद कहता है कि 8-10 सफेद कार लेकर चलेंगे, तो सचिव जी कहते हैं कि उस विधायक का घोड़ा भी लेकर चलते हैं ताकि हमारा रौब सबको दिख सके। पर प्रॉब्लम ये थी कि वो चलाएगा कौन। तब यहाँ विकास बम बहादुर का नाम बताता है कि वो घोड़ा चला लेता है। यह सुनकर सचिव जी बम बहादुर को कॉल करके पंचायत ऑफिस आने के लिए कहते हैं। इधर प्रधान जी भी नॉमिनेशन की तैयारी में लगे थे, तभी उनके यहाँ एकदम से रेड पड़ जाती है जो विधायक ने भेजी थी। वहीं विकास के घर पर और पंचायत ऑफिस में भी पुलिस वाले आकर इन लोगों से फोन ले लेते हैं और इन्हें एक जगह बैठा देते हैं। अब जैसे रेड की खबर क्रांति देवी और भूषण को पता चलती है तो वो पूरे गांव वालों को भड़काने लगते हैं कि ये प्रधान ने काफी पैसों का घोटाला किया होगा, जिस पर गांव वाले भी इनकी बात मान रहे थे। यहाँ विकास पुलिस वालों को देखकर काफी टेंशन में लग रहा था। तब सचिव जी उससे पूछ लेते हैं कि बताओ आखिर बात क्या है, तुम्हारे घर पर रेड पड़ने से कोई दिक्कत है क्या। इस पर विकास बताता है कि मेरे घर पर प्रहलाद चाचा के 6 लाख रुपए पड़े हैं, जो जमीन लेने के बाद पैसे बच गए थे। अगर वो इनके हाथ लगे तो ये लोग मुझे कहीं जेल में ना डाल दें। ये सुनकर सचिव जी टेंशन में आ जाते हैं। तभी वहाँ बम बहादुर खिड़की से आता है कि बताओ सचिव जी क्यों बुलाया था। तब सचिव जी को आइडिया आता है और वो बम बहादुर को एक काम करने के लिए कहते हैं। इधर खुशबू भी उन पैसों को लेकर टेंशन में थी। तभी वहाँ किसी तरह सीढ़ी लगाकर बम बहादुर छत पर आता है और खुशबू को बुलाकर कहता है कि विकास ने वो पैसे मुझे देने के लिए कहा है, इसलिए जल्दी से लाओ, मुझे निकलना है। तभी खुशबू जैसे पैसे लेने नीचे आती है तो पुलिस वाले उसे रोक देते हैं कि जब तक रेड खत्म नहीं हो जाती चुपचाप यहीं बैठी रहो। लेकिन खुशबू कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ ना, तो जी मचल रहा था, इसलिए मैं छत पर खुली हवा में गई थी। खैर पुलिस को देखकर बम बहादुर वहाँ से भागने की सोचता है और बुरी तरह नीचे गिर जाता है। अब उसकी आवाज सुनकर ये दोनों पुलिस वाले भी जैसे छत पर जाकर देखते हैं तो उन्हें कोई भी नहीं मिलता, क्योंकि बम बहादुर कहीं छुप गया था। खैर फिर पुलिस वालों को खुशबू कहती है कि प्रधान जी की बेटी रिंकी को बुला दीजिए, वो रहेगी तो मेरी तबीयत का ध्यान रखेगी। जो सुनकर पुलिस वाले भी मान जाते हैं। तभी उन्हें बम बहादुर दिखता है जो कहीं जा रहा था, इसलिए वो उसे कहते हैं कि प्रधान जी
की बेटी को यहाँ ले आओ। इसके बाद बम बहादुर सीधा रिंकी को लेने आता है और उससे पुलिस वाला बात करके जाने देता है, पर बम बहादुर को देखकर उसे शक होने लगता है कि ये आदमी कुछ ठीक नहीं लग रहा। खैर इसके बाद जब रिंकी और खुशबू साथ में होते हैं तो रिंकी बताती है कि बम बहादुर घर के उस साइड में खड़ा है, तुम बस पैसे नीचे फेंक दो, वो ले जा लेगा। तब खुशबू पैसे लाकर देती है और रिंकी नीचे से ही वो पैसे छत के उस पार फेंक देती है और जैसे बम बहादुर वो पैसे पकड़ता है तभी वहाँ पुलिस वाले आ जाते हैं। यानी उन्होंने बम बहादुर को रंगे हाथों पकड़ लिया था, वो भी पैसों के साथ। इसके बाद ये लोग रिंकी, विकास, बम बहादुर और खुशबू को थाने लेकर जाने लगते हैं, पर यहाँ प्रधान जी का ग्रुप गाड़ी के सामने आ जाता है कि आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, जरूर ये उस विधायक की चाल है जिसने आपको यहाँ भेजा है। और प्रहलाद भी कहता है कि ये पैसा मेरा है, लेकिन ये पुलिस वाला नहीं मानता। तभी वहाँ एक बड़े अधिकारी की गाड़ी आती है जो उस ऑफिसर को अंदर बुलाकर एक चाटा मारता है और कहता है कि उस विधायक की चाटना बंद कर, और वो वैसे भी विधायक नहीं रहा, इसलिए चुपचाप यहाँ से निकल ले। ये बोलकर वो अधिकारी चला जाता है और ये ऑफिसर आकर चुपचाप प्रधान जी को पैसे लौटाकर कहता है कि मुझे पता नहीं था कि आपकी पहुँच इतनी ऊपर तक है, अब हम आपको परेशान नहीं करेंगे। ये कहकर वो चला जाता है और भूषण और क्रांति देवी देखते रह जाते हैं कि ये हुआ क्या। यहाँ सचिव जी के साथियों को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन्हें बचाने कौन आया और क्यों आया, क्योंकि इन्होंने किसी से भी मदद नहीं मांगी और कौन हो सकता है विधायक से भी ज्यादा पावरफुल। खैर फिर अगले दिन जाकर ये लोग चुपचाप अपने नॉमिनेशन फॉर्म भर देते हैं, जहाँ क्रांति देवी मंजू देवी के सामने खड़ी थी। यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एक लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।